हेलो एवरीवन, फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम स्टैटिक एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस से आगे बढ़ते हुए प्लेट लोड टेस्ट की तरफ बात करेंगे, पाइल लोड टेस्ट की तरफ बात करेंगे। वेयर इन द पाइल लोड टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पाइल लोड टेस्ट होता क्या है। इट्स अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। इट्स अ पाइल लोड टेस्ट, है ना। दैट इज यू आर अप्लाइंग द लोड ऑन द पाइल and the point at which the pile fails or the load at which the pile fails, that load you have to take into consideration. So that is a pile load test. अच्छा, अगर आप लोड लगा रहे हो और सॉइल के अंदर जो पाइल है that fails, now what will happen? That will be the waste pile because उसके अंदर क्या उस पाइल का यूज़ नहीं रहेगा and that soil region that has been occupied, that also has been not to be used again. सो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, इन सीटू टेस्ट है, जहाँ पे भी वेयर सो एवर द टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड इन द फील्ड, वेयर सो एवर यू आर अप्लाइंग द प्रॉब्लम, इन दैट केस ओनली दिस विल बी देयर। सेकेंड इज इट इज़ मोर सूटेड फॉर द डेंस सैंड, क्योंकि लूज सैंड में लिक्विफेक्शन की दिक्कत आ जाती है और क्लेज में रीमोल्डिंग एंड पोर वाटर प्रेशर में सेटअप बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लोड। तो इसीलिए ये पाइल लोड टेस्ट इन दोनों चीज़ों में नहीं किया जा सकता है, दैट इज़ द लूज सैंड एंड द क्लेज. It is quite an accurate test for the piles because it gives a fairly good value, not very much conservative value but a fairly good value. अगर हम बात करते हैं प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर में समझिएगा what we do, it is a pile load test, यानी कि आपने पाइल के ऊपर लोड लगाया और आपने फिर क्या देखा, सेटलमेंट देखा, कितना सेटलमेंट वो अंडरगो कर रही है, कब तक, जब तक उसका फेलियर ना कर जाए। तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज देखते हैं। लेट अस सी हियर द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर, लोड इज अप्लाइड ऑन द पाइल थ्रू अ जैकिंग मैकेनिज्म एंड द सेटलमेंट ऑफ द पाइल इज रिकॉर्डेड। जैसा कि आप प्लेट लोड टेस्ट अगर आपको याद हो, जब हमने शैलो फाउंडेशन की बात करी थी, तो प्लेट लोड टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही था, जहाँ पे हम लोग लोड लगा रहे थे थ्रू द जैकिंग मैकेनिज्म एंड वी आर ऑब्टेनिंग द सेटलमेंट ऑफ द पाइल ऑफ द प्लेट। ओके, सो यहाँ पे भी वी आर लोडिंग द पाइल एंड देन सेटलमेंट ऑफ द पाइल इज बीइंग रिकॉर्डेड. नाउ यू आर इन द सेकेंड फेज, you are what, load settlement curve is being plotted. Now what is this load settlement curve? It is nothing but like this, जहाँ पे आपने कुछ लोड लगाया, जहाँ पे 1 2 3 4 डिफरेंट यूनिट्स, 1 2 3 4, एंड यू आर डिनोटिंग व्हाट, सेटलमेंट. यू आर सीइंग कितना सेटलमेंट हो रहा है. ओके, सो दिस इज द लोड दैट इज बीइंग अप्लाइड एंड दिस इज द सेटलमेंट. तो जो भी इसका कर्व होगा, जैसे जैसे आपने लोड बढ़ाया और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे फेलियर कर गया, so that point will be the point wherein this is the point wherein the settlement has occurred. क्योंकि इसके बाद जो सेटलमेंट हुआ, that is what, no application of load, यहाँ पे कोई लोड आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो दिस इज द लोड. अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दिस 3 here is nothing but the Q UP या फिर अल्टीमेट लोड जिसके बाद फेलियर अकर कर गया. Now see the third point here, shear failure on the curve is represented by sudden settlement of the pile at a faster rate without the increase in load. जो मैंने अभी आपको बताया कि लोड यहाँ पे नहीं बढ़ा, 3 के बाद अगर आप लोड बढ़ाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेटलमेंट यहाँ पे 3 वाले पे ही क्या हो रहा है, अचानक से बढ़ना स्टार्ट कर गया. एंड दैट इज द पॉइंट वेयर यू कैन एक्चुअली फिक्स कि हाँ, अब तो हमारा पाइल फेल कर चुका है. सो द सेटलमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्टर रेट. Okay. Next is, in case of the loose sand and the soft clays, sudden failure is not recorded. Therefore, curve may be plotted in the log-log scale. यानी कि देखो, 2 तरीके के कर्व ऑब्टेन होंगे, एक तो डेंस वाले के लिए रहेगा एंड वन इज़ फॉर द स्टिफ वन. अगर हम बात करते हैं क्यू की और यहाँ हम बात करते हैं सेटलमेंट की. सो व्हाट हैपन्स, अगर डेंस सैंड है और स्टिफ क्ले है, तो उस केस में कुछ इस तरीके का कर्व ऑब्टेन होता है. ओके, एंड दिस इज़ द Q1, या फिर मैं कह दूँ इसको Q1 को मैं अगर बोलूँ कि QUP है, तो इट इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट. ठीक, ये क्या है, फेलियर है किसके लिए, ये है आपका डेंस सैंड के लिए और स्टिफ क्ले के लिए. ओके, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, और मैं कहता हूँ कि दिस पॉइंट लाइक दिस, इफ द फेलियर अकर्स लाइक दिस, ओके, जहाँ पे क्लियर कट पॉइंट आपको नहीं मिल पा रहा है. So this is the curve which is being obtained in the case of the soft clay, okay, or the loose sand. तो इसमें कोई आपको क्लियर कट पॉइंट अगर नहीं मिल रहा है फेलियर का, है ना, ये जो Q2 पॉइंट है आपको क्लियर कट नहीं मिल रहा है, तो इस केस में क्या करना होता है, हमें लॉग स्केल प्लॉट करना होता है.
तो log of q is given here and log of s is given here. तो इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे एक फेलियर पॉइंट मिलेगा एंड दिस पॉइंट here is the QUP for this soft clay or the loose sand. तो ये इसका एक प्रोसीजर के बारे में हमने बात करी, किस तरीके से चीज़ें होती हैं. From the graph we can say that ultimate load on the pile can be found out that we have already discussed there, कि कितना मैक्सिमम लोड वो देख सकता है. अलाउएबल लोड की अगर हम बात करते हैं तो आपको उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना पड़ेगा एंड दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज जनरली बिटवीन 2 and 3. अगर हम बात करते हैं कि आईएस कोड ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है एज पर द सेटलमेंट क्राइटेरिया, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि दीज आर द डिफरेंट गाइडलाइंस विच हैव बीन गिवन टू यू. तो आप गाइडलाइंस में से जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से आप इन सभी गाइडलाइंस में से कोई भी एक गाइडलाइन चूज कर सकते हैं. सो एज पर द सेटलमेंट क्राइटेरिया आईएस कोड रिकमेंडेड यूजिंग द pile load test data. What are the different guidelines? First point is this, second one is this one, and the third is this here. पहला पॉइंट समझिएगा, Q allowable, okay, this QAP on the pile may be taken as 50% of the ultimate load at which the total settlement of the pile is 1/10 of the diameter. Let's say अगर diameter of the pile is let's say 100 mm, okay, so total settlement अगर आपने देखा, okay, टोटल सेटलमेंट आपने देखा कि इट इज़ व्हाट 10 mm है ना. 1/10 है किसका, डायमीटर का, दिस इज द डायमीटर. ओके, सो 50% ऑफ द अल्टीमेट लोड जिस पे ये 10 mm का सेटलमेंट आपने ऑब्जर्व किया, दैट लोड विल बी दिस QAP. ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट समझिएगा, QAP ऑन द पाइल में बी टेकन एज 2/3 दैट इज 66% ऑफ द अल्टीमेट लोड, जो कि आपने यूपी निकाला है किससे, इस पाइल लोड टेस्ट से, एट विच द टोटल सेटलमेंट ऑफ द पाइल इज 12 mm. तो यहाँ पे फिक्स्ड एक सेटलमेंट दे रखा है कि 12 mm का सेटलमेंट हुआ तो अलाउएबल लोड ऑन द पाइल विल बी टेकन एज 60% ऑफ द अल्टीमेट लोड दैट यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस टेस्ट, जो कि आपने लोड सेटलमेंट कर्व से प्लॉट कर रखा है. तीसरा पॉइंट समझिएगा, दिस QAP ऑन द पाइल में बी टेकन एज 2/3 ऑफ द अल्टीमेट लोड एट विच द नेट प्लास्टिक सेटलमेंट, ऑलराइट, नेट प्लास्टिक सेटलमेंट इज 6 mm. सो यू हैव टू टेक इन टू दीज कंसिडरेशंस. जैसा भी आपको डेटा दिया रहता है उस हिसाब से यू विल बी अप्लाइंग द गाइडलाइन. अगर हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट की, ओके, सो पेनिट्रेशन टेस्ट में इट डिपेंड्स कि कौन सा टेस्ट है, पहला चीज़, एंड दूसरा कि व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ पाइल दैट इज़ बीइंग यूज्ड देयर. सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट में SPT की. हमने इससे पहले 3 चीज़ों की बात कर रखी है. 4 तरीके के एनालिसिस है. सबसे पहला स्टैटिक एनालिसिस, दूसरा है आपका डायनेमिक एनालिसिस, तीसरा आपका पाइल लोड टेस्ट, और जो चौथा है दैट इज़ द पेनिट्रेशन टेस्ट. अगर मैं पेनिट्रेशन टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो इसमें 2 टेस्ट की बात करूँगा, पहला है SPT और दूसरा है CPT. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं SPT की. तो SPT में क्या होता है, लेट n बी द करेक्टेड वैल्यू फॉर द सॉयल बिलो द बेस ऑफ द पाइल एंड n डैश, या फिर मैं कई बार इसको n बार भी बोल दूंगा तो आप समझिएगा इस चीज़ को कि सेम चीज़ की बात हो रही है. दिस n डैश और n बार इज द एवरेज करेक्टेड SPT नंबर ओवर द डेप्थ ऑफ द पाइल. ये दोनों क्या है थोड़ा समझिएगा, क्या कि इफ आई टॉक अबाउट द पाइल, ओके, सो द पाइल इज लाइक दिस, जो कि दिस इज द एम्बेडेड लेंथ, है ना, और अंडरस्टैंड हियर दैट दिस पाइल लेंथ इज वेरी मच ह्यूज, वेरी मच लार्ज. अच्छा, so one thing is there, this end bearing is there, and another thing is this skin friction. Okay, so end bearing वाले लेवल पे there is some value that is n. अगर आप पूरे लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं, ओके, एंड यहाँ पे जो आपने वैल्यू निकाली है that is n बार या फिर n डैश. ओके, सो द ओवर द एंटायर लेंथ अगर आप बात कर रहे हैं, सो द SPT नंबर दैट यू हैव ऑब्टेन्ड इज n बार, एंड इफ यू आर सिंपली ऑब्टेनिंग एट द बेस ऑफ द पाइल, एट दैट केस द SPT नंबर इज n. सो ये करेक्टेड वैल्यूज़ हैं, आपको कुछ फील्ड में ऑब्टेन हुई होंगी, आपने दोनों को ही करेक्ट किया एंड देन यू आर अप्लाइंग दैट वैल्यू. अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ पाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ द ड्रिवन पाइल्स और द डिस्प्लेसमेंट पाइल्स. ड्रिवन पाइल्स या डिस्प्लेसमेंट पाइल्स क्या होती हैं कि इफ़ यू आर दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड व्हाट यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द पाइल एंड द पाइल व्हाट डिस्प्लेसेस द सॉइल इन द साइडवर्ड डायरेक्शन. ये सॉइल क्या होगी, डिस्प्लेस हो जा रही है बिकॉज यू आर ड्राइविंग द soil by applying the force on the pile. Okay, so that is there. So for this QUP is given by 400 times of n into AB. So this is the
स्ट्रेस दैट इज एक्टिंग। स्ट्रेस या मैं कहूँ कि ये प्रेशर इंटेंसिटी है विच इज एक्टिंग। ओके, दिस इज द प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ द पाइल। ठीक, दैट इज 400 इंटू एन, दैट इज द एसपीटी नंबर, इंटू ए बी, दैट इज द एरिया ऑफ एंड बियरिंग, जो कि क्रॉस सेक्शन हो सकता है। क्रॉस सेक्शन कैसा हो सकता है? सर्कुलर हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है। तो दिस विल बी द ए बी एंड देन 2 टाइम्स एन डैश, बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट द व्हाट? स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन की बात हो रही होगी तो एन की वैल्यू आप बेस पे नहीं लेंगे, आप पूरे लेंथ के अलॉन्ग जो भी एन डैश की वैल्यू आ रही है, एसपीटी नंबर की वैल्यू आ रही है, दैट यू विल बी टेकिंग। और जो एस की बात अगर हम करते हैं, दिस इज द स्किन फ्रिक्शन एरिया, है ना, पूरा का पूरा लेंथ के अलॉन्ग जितना भी एरिया वो कवर कर रहा है, दैट विल बी द दिस एस वैल्यू। सेकेंड इज फॉर द दिस थिंग अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ द नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल या फिर बोल्ड पाइल्स की अगर आप बात करें तो दिस इज द नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। सो हेयर इट इज टेकन एज 50% ऑफ द QUP फॉर द डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। यानी आपका जो भी वैल्यू यहाँ से आया है, ओके, लेट्स से अगर आपका QUP इज कमिंग आउट टू बी 100 किलो न्यूटन, हाँ, या फिर 200 किलो न्यूटन, तो 200 किलो न्यूटन के लिए अगर आपका वही केस है नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल का, सो दैट वैल्यू विल बी हेयर 50 और 100 किलो न्यूटन एज पर द केस, है ना। 100 किलो न्यूटन अगर आपका इट इज दिस, नाउ दिस विल बी 50 किलो न्यूटन। यदि ये 200 किलो न्यूटन है, दिस विल बी व्हाट? 100 किलो न्यूटन। Ultimate load capacity of the bored piles is what? It is taken as 33% of what? QUP for the displacement piles, 33% और 1/3 of the QUP for the displacement piles। तो पहले वाले का जो भी आपका रिजल्ट आता है उसी के हिसाब से आप नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स एंड फॉर द बोर्ड पाइल्स यू कैन इजीली गेट द वैल्यू। तो ये हमने बात करी SPT की। अगर हम यही टेस्ट परफॉर्म करते हैं CPT, देन व्हाट विल हैपन? CPT टेस्ट में 2 डेटा मिलते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे भी, क्या कि बेस पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द CPT टेस्ट, देन बेस पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा एंड अनदर रेजिस्टेंस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द साइड्स, ओके, जो आपका लेंथ ऑफ द पाइल है उस पे। सो अगर हम बात करते हैं QC की या QC डैश की, तो QC इज द स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस दैट इज ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट एट द बेस ऑफ द पाइल। QC डैश और मैं QC बार भी यूज़ कर सकते हैं कई बार। QC bar is the average static cone resistance over the depth of the pile. So ये is related to the end bearing और this QC dash और the bar is related to the skin friction। अगर हम यहाँ पे 3 टाइप के पाइल्स की बात करें तो पहले वाले को देखिएगा यहाँ पे, this ultimate load capacity of the driven piles or the displacement piles is given by QC into AB, जहाँ पे QC is the end bearing के लिए जो भी static cone penetration resistance आया है, that is this QC। QC बार बाय 2 या फिर QC डैश बाय 2। QC डैश यहाँ पे क्या है? एवरेज स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस ओवर द डेप्थ ऑफ द पाइल। सो दैट इज बीइंग यूज्ड, और जो एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन है दैट यूज्ड टू बी यूज्ड। इफ आई टॉक अबाउट द अल्टीमेट लोड कैपेसिटी फॉर द नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स, इट इज गिवन बाय 50% ऑफ द QUP फॉर द डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। वही सेम एनालिसिस ही है एक तरीके से, अगर इनकी बात करें और इन सब की बात करें। Okay, for this bored piles, this QUP may be taken as 1/3 of what? QUP for the displacement piles. So you get this value, you can easily find out this and this, है ना। अलग अलग piles के लिए you can easily find out the different values. So with that we ended that analysis, जिसमें हमने 4 चीज़ों की बात करी थी: static analysis, dynamic analysis, पाइल लोड टेस्ट एंड द पेनिट्रेशन टेस्ट। इन सभी डेटा का यूज़ करके आप बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि कितनी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है। अगर मैं अब 2 टॉपिक यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा, फर्स्ट इज दिस अंडर रीन्ड पाइल्स एंड देन द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। अंडर रीन्ड पाइल्स भी एक प्रकार की पाइल्स हैं जिसमें कुछ डिफरेंट रहता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस हेयर। जो नॉर्मल पाइल्स हैं उनको आपने इस तरीके से कुछ देखा होगा, जहाँ पे इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ, है ना। यहाँ पे देखिए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, और वही क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे भी है। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द एंटायर लेंथ। अच्छा, यदि मैं बात करूँ तो इट कैन बी सिंगल बल्ब अंडर इन पाइल ऑल्सो एंड इट कैन बी मल्टी बल्ब अंडर इन पाइल ऑल्सो। बल्ब क्या है उसके बारे में आप बात करते हैं। सो सी हियर व्हाट इज हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यू आर कंस्ट्रक्टिंग दिस पाइल और साथ में क्या किया आपने, यहाँ पे बल्ब दे दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जितना भी सॉइल का पोर्शन है, ऑलराइट, जितना भी सॉइल का पोर्शन है, दिस इज व्हाट एक्टिंग अपॉन दिस फेस, है ना। पूरा का पूरा इसको बाइंड करके रखने की कोशिश करता है। अगर बाइंड करने की कोशिश कर रहा है और आपने यहाँ पे एक लार्जर डायमीटर का
एक बल्ब बना दिया, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी ट्राइंग टू बाइंड अप मोर, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, इसमें और ज़्यादा एम्बेड कर जा रहा है, सॉइल में और ज़्यादा एम्बेड कर रहा है यहाँ पे. सो दैट इज़ ऑल्सो अकरिंग. तो दिस बल्ब सॉर्ट ऑफ इज़ क्रिएटेड, जो कि टेक्निकली एक अनियन बल्ब की तरह आप समझ सकते हैं इसको. ओके, सो दैट इज़ द डायमीटर ऑफ बल्ब, दैट इज़ दिस BU. तो अगर आप शाफ्ट की बात करते हैं, जो एक्चुअल पाइल है ना, उसका अगर आप डायमीटर की बात करें दैट इज़ B, और बल्ब की अगर आप बात करते हैं तो इट इज़ एन एनलार्ज डायमीटर. ओके, एनलार्ज डायमीटर, एनलार्ज कितना है, इसको हमने डायमीटर दिया BU, विच इज़ इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, B. ओके, इट इज़ 2 to 3 टाइम्स ऑफ B. यदि आपका B अगर 100 mm का है तो दिस BU विल बी इक्वल टू व्हाट, 200 mm to 300 mm. सो दैट इज़ देयर. एक बात और से यहाँ पे समझिएगा कि व्हेन दिस बल्ब इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो जो ये इसके नीचे वाला पोर्शन रहता है ना, दिस सॉइल हेयर, दिस पोर्शन हेयर, दिस सॉइल बिकम्स कॉम्पैक्टेड, क्योंकि ये इसके कॉन्टैक्ट में है और इसके जस्ट बगल में है. सो व्हेन दिस सॉइल बिकम्स कॉम्पैक्टेड, सो इट एक्ट्स लाइक दिस इज द एनलार्ज्ड बेस. तो जो एंड बियरिंग लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ, जो एंड बियरिंग लगेगा, यहाँ पे समझिएगा दो केसेस हैं. एक में क्या हो सकता है, एंड बियरिंग आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लगेगा. ओके, सेकेंड केस इज व्हाट, कि वैसे ही बल्ब है बट बिकॉज द सॉयल हेयर, दिस पोर्शन, दिस ऑल्सो गेट्स कॉम्पैक्टेड हेयर, और ये इस बल्ब की तरह ही बिहेव कर रही होती है. देन व्हाट विल हैपन, द बियरिंग एरिया विल इंक्रीज. अब जैसे ही बियरिंग एरिया बढ़ा तुरंत क्या होगा, आपको ये समझ में आना चाहिए. बियरिंग एरिया बढ़ा यानी कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ज़्यादा एरिया मिल गया. यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 का लोड लग रहा है, ऑलराइट, और यहाँ पे भी 100 का लोड लग रहा है. ओके, सो इन दिस केस इफ आई से दैट दिस इज द एरिया, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 2 यूनिट्स का, 2 यूनिट स्क्वायर का, 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है, एंड इफ आई से दैट दिस इज एन एनलार्ज्ड बेस, और मैं कहता हूँ कि ये लेट्स से इट इज़ 5 मीटर स्क्वायर एरिया. तो अगर आप लोडिंग इंटेंसिटी की बात करते हैं तो लोडिंग इंटेंसिटी इस वाले केस में क्या होगी, 100/2, दैट इज 100 किलो न्यूटन. Is this here? This comes out to be what, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये लोडिंग इंटेंसिटी किसकी है, जब दिस बल्ब इज देयर एंड यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस कॉम्पैक्शन. बट एक्चुअली में ये होता है. इसके कारण क्या होगा, जो ये लोडिंग इंटेंसिटी यहाँ आपको देखने को मिलेगी दैट इज गिवन एज व्हाट, 100/5, दैट इज द एरिया. तो यहाँ पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आपको देखने को मिल रहा होगा, एंड दिस इज स्लाइटली लेसर, वेरी मच लेसर. और ये डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण क्या होता है, सॉइल पे जो है जो लोड जा रहा होगा दैट विल बी वेरी मच रिड्यूस्ड, जो इंटेंसिटी ऑफ लोड जा रहा होगा दैट विल बी वेरी मच रिड्यूस्ड. सो इन दिस केस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग हियर. ओके, दिस पोर्शन हियर जो कि कॉम्पैक्ट हो जाता है. यदि यही बल्ब आपने 2 या 3 बार बना दिए, ओके, इन द एंटायर लेंथ, सो दैट इज अ मल्टी बल्ब अंडर रिम्ड पाइल. जब हम मल्टी बल्ब की बात करते हैं तो इफ दिस इज द फर्स्ट बल्ब, दिस इज द सेकेंड बल्ब, सो दैट इज देयर. अच्छा, इस एंटायर केस में अगर आप बात करते हैं तो दिस इज द लेंथ L ऑफ द पाइल दैट इज टेकन. ओके, दिस इज द लेंथ L. अब आप इस केस में देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे पहला बल्ब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ओके, सो इन दिस वेरी फर्स्ट केस यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट लेंथ दैट विल बी कंसिडरिंग, दिस इज द फर्स्ट लेंथ. उसके बाद जो सेकेंड लेंथ होगी दैट इज फ्रॉम दिस सेंटर, ओके, फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द पाइल, सेंटर ऑफ द बल्ब टू दिस एंड, जहाँ पे ये सबसे एंड में ख़त्म हो रहा है. सो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द स्पेसिंग, जो स्पेसिंग होती है बिटवीन द 2 बल्ब्स, इसके सेंटर टू सेंटर और इसका सेंटर टू सेंटर, इट इज़ नॉट लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ BU. सो यू हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन दीज फैक्टर्स. मैंने आपको 2 पॉइंट बताया यहाँ पे, BU इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, B, फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज द स्पेसिंग. स्पेसिंग की बात करते हैं, सो इट शुड नॉट बी लेस देन व्हाट, 1.5 टाइम्स ऑफ BU. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू कीप इन कंसिडरेशन. अगर हम फोर्सेस की बात करें कि फोर्सेस किस तरीके से एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा कि फोर्सेस स्किन फ्रिक्शन वाले इस तरीके से एक्ट करेंगे बिकॉज दिस एंटायर सॉइल पोर्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस पाइल नाउ. ओके, और अगर इस ऊपर वाले शाफ्ट के लिए देखेंगे तो ये जो B डायमीटर है सिर्फ उसी के अलॉन्ग सारा स्किन फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे समझिएगा और देखिएगा इसको कि इन दिस केस व्हाट इज देयर, कि इतने ही पोर्शन में क्या हो रहा है, स्किन फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, दैट इज समवॉट QSF1. जब हम दूसरे रीजन की बात करते हैं दैट इज द L2 लेंथ ऑफ द पाइल, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें क्या होगा, दिस एंटायर सॉयल पोर्शन इज नाउ
acting as a part of the pile. That is this here, this here, this here and this here. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? This is the skin friction that is acting, that is the QSF2, and this QSF1 and QSF2 are different things. तो that is one thing about the skin friction. अगर हम बात करते हैं दूसरा, that is the end bearing. तो end bearing की अगर आप बात करो तो now because that is a enlarged base है तो पूरा का पूरा इतना एरिया आपका कंसिडर में आएगा and you will be applying the load like this. Okay, तो यहाँ पे आप इसको कंसिडर करेंगे QEB. So this is the basics of this. Now we will be simply seeing the points that are being proposed for this underreamed piles. तो सबसे पहले कुछ पॉइंट देखते हैं यहाँ पे. Underreamed piles cannot be driven, okay, so are essentially cast in situ board piles. Obviously बात है, it has a bulb containing in it. So if that bulb is also like constructed and then it is being driven, then what will happen? Sometimes the bulb may break, okay, because it is not having that much tensile strength, so that may break. So it is cast in situ board piles, okay, so it is cast in that place only. Used in expansive soils to prevent the uplift pressure caused by swelling such as in black soil. Because क्या होता है कि जब uplift pressure act करेगा ना तो this bulb here it will be resisting the forces. ऊपर की तरफ forces लग तो रहे हैं but this bulb which is what having an embedment effect, because ये bulb यहाँ पे embedded होगा and that bulb is what will be reducing the tendency to uplift. So these are the 2 points. Now let us see one more. Due to increase in the bulb area, the base resistance increases. जो मैंने आपको बताया कि if this is the bulb, तो ये जो soil है ये this becomes a part of the compaction, है ना, this becomes a part of the bulb. So इस केस में समझिएगा कि this is the entire area जहाँ पे end bearing act कर रहा है. Okay, the compacted soil below the bulb acts as a part of the pile. Bulb diameter should be 2 to 3 times the shaft diameter. Okay, that I have already told you कि ये 2 से 3 गुना होगी. In multi bulb underreamed piles, surface resistance also increases. Okay, also increases and the minimum spacing जो हमने बात करी थी, it should be 1.5 times of bulb diameter. उससे कम नहीं होना चाहिए. Single underreamed piles की अगर हम बात करें तो अगर आपने यहाँ पे लोड लगाया, okay, so it will be resisted by 2 things. पहला क्या? End bearing, दूसरा क्या? Skin friction. So this Q should be balanced by this end bearing and the skin friction. अच्छा, end bearing की अगर आप बात करते हैं तो end bearing में the entire base with the soil which is being here, तो base वहाँ पे बढ़ जाएगा. base बढ़ जाएगा यानी कि जो diameter यहाँ पे पिक्चर में आ रहा है that is this BU diameter, okay, and this entire cross section area that is this will not be B, it will be BU, okay, this is BU diameter. ये end bearing में पिक्चर में आएगा, ठीक है, end bearing में. So this is the entire here, not the B, है ना, ये shaft का diameter यहाँ पे पिक्चर में नहीं आएगा. So you already know that it is the stress which is acting or the stress or the pressure intensity of this end bearing, it is this 9C, 9 times C into pi by 4 of BU square, जो कि area है किसका? End bearing का, and this is QB. अगर आप skin friction की बात करते हैं तो it is what? Alpha into C bar. क्यों? क्योंकि it is a larger length. अब जब लंबी लेंथ है तो आप खुद सोचिए कि अगर हम बात कर रहे हैं एक पाइल की, है ना, तो इफ़ इट इज़ 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, तब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग कोहेजन की वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ अलग कोहेजन की वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ अलग, और लेट्स से यहाँ पे भी कुछ अलग वैल्यू है. तो आप बार बार कैसे कैसे वैल्यू सी की लोगे? सो यू विल बी टेकिंग एन एवरेज वैल्यू, एंड एवरेज वैल्यू इज डिनोटेड बाय सी डैश या फिर सी बार. ओके, सो this is how you will take the value of cohesion. तो यहाँ पे alpha into C bar is given and this is the alpha is the adhesion factor जो हम पहले भी study कर चुके हैं into pi b l, that is the cross sectional area of the entire surface along its entire length. तो ये एक बात हुई single bulb underreamed pile की. Now if we talk about this multi bulb underreamed pile, तो यहाँ पे समझिएगा क्या क्या forces act कर रहे हैं. If the load is being applied here, तो soil क्या करेगी? Resist करेगी. किस तरीके से resist करेगी? Soil will be resisting from this QSF1, QSF2 and this QEB. तो सबसे पहले बात करते हैं QEB. तो यहाँ पे समझने की बात सेम प्रीवियस वाले केस की तरह है. क्या कि जो एंड बियरिंग है, दैट इज दिस इज एंड बियरिंग. ओके, एंड बियरिंग के लिए क्या कौन सा डायमीटर आ गया है यहाँ पे पिक्चर में? दिस BU. ओके, नॉट द B डायमीटर, बिकॉज द सॉइल दैट हैज बीन कॉम्पैक्टेड इज बिकमिंग अ नाउ पार्ट ऑफ द पाइल. सो दिस QUB इज व्हाट 9C into the area of the end bearing, that is
पाई बाई 4 इंटू बी यू स्क्वायर। अब एक स्किन फ्रिक्शन ऊपर वाले शाफ्ट पे लग रहा है, एक स्किन फ्रिक्शन नीचे वाले शाफ्ट पे लग रहा है। तो ऊपर वाले शाफ्ट पे अगर हम बात करते हैं तो हेयर इट इज़ कमिंग आउट टू बी व्हाट, पाई बी इंटू L1 डिस्टेंस, ओके, दैट इज़ द एरिया हेयर, एंड अल्फा 1 इंटू C1 बार, बिकॉज यहाँ पे कुछ अल्फा 1 अलग होगा और दिस एवरेज कोएजन इज डिफरेंट। अगर हम बात करते हैं स्किन फ्रिक्शन ऑफ द सेकेंड वन, तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्या होगा कि द एंटायर दिस जोन, जो L2 आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिख रही है, इस जोन में, पूरे जोन में व्हाट इज द डिफरेंट फैक्टर, दिस BU, जो डायमीटर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे पिक्चर में आएगा, बिकॉज द सॉयल विच इज देयर दैट इज ऑल्सो बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द पाइल नाउ। तो जो आपने कंस्ट्रक्शन में लिया दैट वाज व्हाट, स्मॉलर, कितना डायमीटर, सिर्फ B डायमीटर आपने यूज़ किया था, बट इन बल्ब के कारण क्या हुआ, इसका विड्थ इज नाउ एक्सपेंडेड, नाउ द सॉयल विच वाज जस्ट सिंपली अ सॉयल देयर, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ द पाइल, यानी कि वो यहाँ पे स्ट्रेंथ देने के काम आ रही है, दैट इज दिस QSF2। तो यहाँ पे जब आप एरिया की बात करेंगे, so दिस सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू BU इंटू L2। So this is the case where alpha 1 is the adhesion factor between the pile and the soil, alpha 2 is the adhesion factor between the soil and the soil। अच्छा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्यों, यहाँ पे जो अल्फा 1 की बात कर रहे हैं तो सॉइल और पाइल की बात करी गई है, यानी कि जो यहाँ पे सॉइल है वो और जो यहाँ पे पाइल है ये। बट सेकेंड केस में जो मैंने आपको एरिया दिखाया, ये यहाँ पे देखिएगा इस चीज़ को, व्हाट दिस इज व्हाट, डायमीटर इज BU डायमीटर। अब BU डायमीटर है और यहाँ पे जो रीजन है ये किसका है, ये सॉइल का रीजन है, पाइल तो यहाँ पे अंदर फंसी हुई है, ठीक, दिस इज देयर, बट जो बाहर वाला रीजन इज दिस इज द सॉइल, एंड दिस सॉइल इज इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग सॉइल। तो इस केस में जो अल्फा 2 की अगर हम बात करते हैं तो एडिशन फैक्टर इज व्हाट, 1। सो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, एंड विद दिस we come to an end of this lecture. In the next class we will be doing with the negative skin fraction and the group efficiency of the piles. Thank you for today.